हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम का चैप्टर 23 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी ओर स्वीकृत दे दी। संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया है, इसके कारण थे संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित्व को उजागर कर दिया तथा यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की ज्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान थी। इससे अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि तथा चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की नावों को जापानियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के भय से जब्त कर लिया था, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने असम, बंगाल, उड़ीसा में दमनकारी भेदभावपूर्ण भू नीति का सहारा लिया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगाई। ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी तथा लोग डाकघरों एवं बैंकों से अपना रुपया वापस निकालने लगे। बर्मा मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीकों से काफी असंतोष फैला। सरकार ने यूरोपियों की बस्तियां खाली करा ली तथा स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। यहाँ दो तरह की सड़कें बनाई गई, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क, यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफेद सड़क। ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा तथा उनकी सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति उजागर हो गई। निराशा के कारण जापानी आक्रमण के जनता द्वारा कोई प्रतिरोध न किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष प्रारंभ करना अपरिहार्य लगने लगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक, बंबई में। ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया तथा घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवाद एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अछूतता को बनाए रखेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्पण किया गया। गांधी जी के संघर्ष का नेता घोषित किया गया। विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश। हालांकि गांधी जी द्वारा इन निर्देशों की घोषणा कांग्रेस की ग्वालियर टैंक बैठक में कर दी गई थी, लेकिन उस समय उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। इनके तहत समाज के विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने विभिन्न निर्देश दिए गए थे। ये निर्देश इस प्रकार थे: सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दें लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दें। सेना से त्यागपत्र नहीं दें किंतु अपने सहयोगियों भारतीयों पर गोली न चलाएं। छात्र इस आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थानों में जाना बंद कर दें तथा पढ़ाई छोड़ दें। कृषक या जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, किंतु ये जमींदार सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दें। राज्य महाराजे जनता को सहयोग करना तथा अपने प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोग शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हों तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। इस अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा कि एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि यह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। आंदोलन का प्रसार। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांगठनिक कार्यों तथा लगातार प्रचार अभियान से आंदोलन का वातावरण निर्मित कर चुके थे, लेकिन सरकार न तो कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में थी और न ही आंदोलन के औपचारिक शुभारंभ की प्रतीक्षा कर रही थी। फलतः उसने गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी कर दिए। 9 अगस्त को प्रातः ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया, अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। इन शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन की बागडोर युवा उग्रवादियों तत्वों के हाथों में आ गई। जन विद्रोह। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया।
सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए गए, रेलों की पटरियां उखाड़ दी गई तथा तार एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। शिक्षा संस्थाओं में छात्रों में हड़ताल कर दी गई, छात्रों द्वारा जुलूस निकाले गए, उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखे, जगह जगह उन्हें बांटे गए तथा भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेशवाहक का कार्य किया गया। अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर एवं पूना में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी तथा क्रांतिकारी आतंकवादियों के हाथों में रहा। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा तथा गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं दिल्ली इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसाफली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी तथा आरपी गोयनका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में से एक थे। उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। भूमिगत गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यापक सहयोग मिल रहा था, उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिया गया। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य यह होता था कि सरकारी भवनों, संचार या यातायात के माध्यमों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाएं तथा जो व्यक्ति सरकार के समर्थक हैं या सरकार के लिए जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। समानांतर सरकारें। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया में अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए, जहां चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई, उनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी के शासन सभी अधिकार छीन लिए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। तामलुक मिदनापुर, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया, स्कूलों को अनुदान दिए, धनी व्यक्तियों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांट दिया, एक सशक्त विद्रोह वाहिनी का गठन किया। सतारा में 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना में वाईवी चौहान तथा नाना पाटेकर इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। सरकार के कार्यों में ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना, न्यायदान मंडलों, जन अदालतों का गठन, शराबबंदी अभियान तथा गांधी विवाहों का आयोजन जैसे कार्य सम्मिलित थे। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता एवं समर्थन देने से पीछे नहीं रहा। उद्योगपतियों अनुदान, प्रशय एवं अन्य वस्तुओं के रूप में सहयोग, छात्रों संदेशवाहक के रूप में सहयोग और सामान्य ग्रामीणों का सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों के संबंध में सूचनाएं देने से इनकार। ट्रेन चालकों, ट्रेन में बम एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं ले जाकर तथा पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों सभी ने आंदोलनकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आंदोलन में जनता की भागीदारी। भारत छोड़ो आंदोलन में जनता की भागीदारी कई स्तरों पर थी। युवक, मुख्य रूप से स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं में मुख्यतः स्कूल एवं कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। महिलाओं में अरुणा आसाफली, सुचेता कृपलानी तथा उषा मेहता के नाम प्रमुख हैं। किसानों में पूरे देश के किसान इस आंदोलन की जान थे। किसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी ने आंदोलन में ऐतिहासिक भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन में भाग लिया, विशेषकर दरभंगा के राजा जो काफी बड़े जमींदार भी थे। किसानों ने केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही अपना निशाना बनाया तथा जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कोई हिंसा प्रदर्शित नहीं की। बंगाल के मिदनापुर तथा बिहार, महाराष्ट्र के सतारा, आंध्र और गुजरात, केरल तथा यूपी किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से प्रशासन एवं पुलिस के निचले तबके के संबद्ध अधिकारी, उन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। फलतः इस तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। मुसलमान, इन्होंने भूमिगत आंदोलनकारियों को प्रश्रय प्रदान किया। आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान नहीं था। कम्युनिस्टों, यद्यपि उनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया। देशी रियासतें, इनका सहयोग सामान्य था। सरकारी दमन। आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया। वह आंदोलन के पूर्ण रूप कुचल देने की नीति पर उतर आई। यद्यपि मार्शल लॉ नहीं लागू किया गया था, किंतु सरकार की दमनात्मक कार्रवाई अत्यंत गंभीर थी। प्रदर्शनकारियों पर निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां बरसाई गई। अनुमानतः 10,000 लोग मारे गए। सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया, कई समाचार पत्रों पर पाबंदियां लगा दी। सेना ने कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया तथा पुलिस एवं गुप्तचर सेवाओं का साम्राज्य कायम हो गया। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माने लगाए गए तथा लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग एवं नौकरशाही आंदोलन में तटस्थ थे।
सरकार की प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना। आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों ने राष्ट्रवाद की भावना काफी गहराई घर कर चुकी है। आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व कहीं ज्यादा था। यद्यपि असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों चरण में कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त तत्वों के विकास की संभावनाओं को अवसर प्रदान किया था, किंतु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यह तत्व तुलनात्मक रूप से काफी अधिक था। वस्तुतः गांधीवादी जन आंदोलन की रणनीति यह थी कि शीर्ष नेतृत्व कार्यक्रम की योजना बना देता था तथा उसका कार्यान्वयन जनता तथा स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथों में छोड़ दिया जाता था। यद्यपि नेतृत्व को आंदोलन छेड़ने का अवसर न मिल पाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई, किंतु एक बार जब कांग्रेस नेतृत्व एवं गांधी जी ने आंदोलन को परिभाषित कर दिया, तभी लोग उत्प्रेरित होकर आंदोलन से जुड़ गए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी सैद्धांतिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक तौर पर काफी लंबे समय से इस संघर्ष की तैयारी कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आजादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया था। इस आंदोलन के पश्चात कांग्रेस का नेतृत्व तथा भारतीय इस मांग के संदर्भ में कभी नरम नहीं पड़े। इस आंदोलन में जनसामान्य की भागीदारी अप्रत्याशित थी। लोगों ने अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। यद्यपि उन्होंने जो प्रताड़ना सही थी वह अत्यंत बर्बर एवं अमानवीय थी तथा संघर्ष की परिस्थितियां भी उनके प्रतिकूल थी, किंतु आंदोलन के हर मोर्चे पर जनता ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई तथा आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। गांधी जी का उपवास। सरकार गांधी जी पर लगातार यह दबाव बना रही थी कि वह आंदोलन के दौरान हो रही व्यापक हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की निंदा करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तथा तर्क दिया कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी है। गांधी जी ने इस सरकारी दमन के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के उपवास की खबर से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। विदेशों में भी गांधी के उपवास की खबर से व्यापक प्रतिक्रिया हुई तथा सरकार ने उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ने 3 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी के उपवास से निम्न उपलब्धियां हासिल हुई। जनता के मनोबल में वृद्धि हुई, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और प्रखर हो गई। इससे राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान किया। सरकार की सर्वोच्चता एवं दम्भ की प्रवृत्ति का खुलासा हो गया। सरकार गांधी जी से किसी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं थी तथा यह मानकर चल रही थी कि उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तथा उसकी साम्राज्यवादी नीति का सबसे बड़ा कंटक दूर हो जाएगा। किंतु गांधी जी ने हमेशा की तरह अपने विरोधियों को मात दे दी तथा मरने से इनकार कर सरकारी मंसूबों पर पानी फेर दिया। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में मलाया में आया। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, किंतु कालांतर में उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में सेवा करने के स्थान पर जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय किया। प्रथम चरण में जापानी सेना ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ कर दिया, तब वे उन्हें आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। सिंगापुर के जापानियों के हाथों में आने के बाद मोहन सिंह को 45,000 युद्धबंदी प्राप्त हुए। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इसमें 40,000 लोग आजाद हिंद फौज में सम्मिलित होने को राजी हो गए। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने निश्चय किया कि वे कांग्रेस एवं भारतीयों द्वारा आपत्तित किए जाने के पश्चात ही कार्रवाई करेंगे। बहुत से लोगों का यह मानना था कि आजाद हिंद फौज के कारण जापान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या भारत पर अधिकार करने के बारे में नहीं सोचेगा। भारत छोड़ो आंदोलन ने आजाद हिंद फौज को एक नई ताकत प्रदान की। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए गए। 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आजाद हिंद फौज पहली डिवीजन का गठन किया गया। इस समय तक जापान यह योजना बनाने लगा था कि भारत पर आक्रमण किया जाए। भारतीय सैनिकों के संगठित होने से जापान अपनी योजना को मूर्त रूप देने के उत्साहित हो गया, किंतु दिसंबर 1942 तक आते आजाद हिंद फौज की भूमिका के प्रश्न पर मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैन्य अधिकारियों तथा जापानी अधिकारियों के बीच तीव्र मतभेद पैदा हो गए। दरअसल जापानी अधिकारियों की मंशा थी कि भारतीय सेना प्रतीकात्मक हो तथा उसकी संख्या 2000 तक सीमित रखी जाए, किंतु मोहन सिंह का उद्देश्य 2 लाख सैनिकों की फौज तैयार करने का था। द्वितीय चरण में आजाद हिंद फौज का द्वितीय चरण 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने पर प्रारंभ हुआ। इससे पहले गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।
तथा 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए दल का गठन किया गया था। मार्च 1941 में वे भारत से भाग निकले, जहां उन्हें नजरबंद बनाकर रखा गया। भारत से पलायन के पश्चात उन्होंने रूसी नेताओं से मुलाकात कर ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता देने की मांग की। जब जून 1941 में सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों की ओर युद्ध में शामिल हो गया तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। तत्पश्चात वहां से फरवरी 1943 में जापान पहुंचे। उन्होंने जापान से ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ की मांग की। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां रासबिहारी बोस मान्य लोगों ने उनकी मदद की। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीयों तथा बर्मा, मलाया, सिंगापुर के भारतीय युद्धबंदियों ने उन्हें महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई। अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया। सिंगापुर के अतिरिक्त रंगून में भी इसका मुख्यालय बनाया गया। ध्रुवी राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सैनिकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया था। फौज के लिए धन एकत्रित किया गया। नागरिकों को भी सेना में भर्ती किया गया। स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया तथा उन्हें रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा। शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हमले में भाग लेने के लिए इम्फाल भेजी गई, किंतु यहाँ भारतीय सैनिकों के दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें न केवल रसद एवं हथियारों से वंचित रखा गया, किंतु जापानी सैनिकों के निम्न स्तरीय काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया। इम्फाल अभियान की विफलता तथा जापानी सैनिकों को पीछे लौटने से इस बात की उम्मीद समाप्त हो गई कि आजाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता दिला सकती है। जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने के पश्चात जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों में युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया था, तब उन्हें कठोर दंड देने का प्रयास किया गया, जो भारत उनके बचाव में एक सशक्त जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1943 का अकाल इस अकाल से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था, जिसमें तामलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, तिपेरा एवं नोआखाली सम्मिलित थे। अनुमान है कि इस मानव निर्मित भीषण अकाल में 15 से 20 लाख लोग काल के ग्रास बन गए। मरने वालों में अधिकांशतया महामारी, मलेरिया, हैजा तथा चेचक, कुपोषण एवं भूख के कारण मारे गए। इस भयानक दुर्भिक्ष के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। युद्ध प्रचार एवं युद्ध वेग के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई। बर्मा एवं दक्षिण पूर्वी एशिया से चावल का आयात बंद हो गया। राहत कार्य विलंब से आरंभ हुए, वे पर्याप्त नहीं थे। केंद्रीय सरकार ने इसे प्रांतीय जिम्मेदारी करके कोई सहायता नहीं की। सहायता कार्य मुख्यतः बड़े शहरों में चलाया गया। धन के अभाव के कारण सहायता कार्य सीमित रहे। इन सभी कारणों के दुर्भिक्ष की भयंकरता बढ़ती गई। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 इस बीच संवैधानिक गतिरोध को हल करने के प्रयास बराबर चल रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी इस समस्या के समाधान हेतु किए गए। व्यक्तिगत स्तर पर गतिरोध को हल करने हेतु कुछ सुझाव दिए गए तथा प्रस्ताव पेश किए गए। इसी तरह का व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजगोपालाचारी ने किया। राजगोपालाचारी एवं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया। इस फार्मूले की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। प्रांत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों का निर्धारण करें जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में थे। इस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर यह तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों, प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए। ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह स्वतंत्र कर देगा। जिन्ना की आपत्ति। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। उन्होंने यह भी मांग की कि उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुसलमानों को हिम्मत देने के अधिकार दिया जाए, न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन के विचार को विरोध किया। हालांकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी, लेकिन लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका संपूर्ण ध्यान केवल पृथक पाकिस्तान की मांग पर केंद्रित था। हिंदू नेताओं जैसे वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फार्मूले की तीव्र आलोचना की। देसाई लियाकत समझौता। अभी भी गतिरोध को दूर करने के प्रयास चल रहे थे। इसी प्रयासों के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई, केंद्रीय विधानमंडल में ही मुस्लिम लीग के नेता
उपनेता लियाकत अली खान से मिले तथा दोनों ने मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में प्रावधान था कि आरंभिक अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगी। लेकिन इस समझौता प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य कोई सहमत होने की बात दूर, दोनों के मतभेद और गहरे हो गए। भारत के बाद के वर्षों में इस मतभेद का व्यापक प्रभाव हुआ तथा विभाजन की धारणा और पुष्ट हो गई। वेबल योजना। यद्यपि मई 1945 में यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच गया था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार यह चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह हल किया जाए। इसलिए वायसराय लॉर्ड वेवल से कहा गया कि वे इस संबंध में भारत के नेताओं से विचार विमर्श कर समझौते का प्रयास करें। जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। सरकार समस्या के समाधान हेतु क्यों तत्पर थी? 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाले थे। रूढ़िवादी यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि वे समस्या के समाधान हेतु गंभीर हैं। विभिन्न राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन पर लगातार यह दबाव डाला जा रहा था कि वे भारत का समर्थन करें। सरकार भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा में मोड़ना चाहती थी कि वहां से अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो सके। योजना। सरकार की ओर से जब तक नया संविधान न बने वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य लोगों ने भाग लिया। वेबल योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमान की संख्या बराबर रही होगी। पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। यद्यपि गवर्नर जनरल का विशेषाधिकार वीटो समाप्त नहीं किया जाएगा, पर उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। राजनीतिक दलों की एक संयुक्त सभा आयोजित की जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके। किंतु यदि इस मसले का आम सहमति न बन सके तो इस कार्य के लिए पृथक सूचियां प्रस्तुत की जाएं। इस बात की पूरी संभावना रखी जाए कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होती है, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि लीग को या समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। लीग को इस बात का भय था कि अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जातियां, सिख और ईसाइयां इत्यादि के प्रतिनिधि होने थे, जिससे प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमान की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पंजाब के संघवादी दल के मलिक खिजर हयात खान, जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वेबल उन्हें कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने यह कहकर वेबल योजना का विरोध किया कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि शुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह मांग भी रखी थी कि उन्हें अधिकार दिया जाए कि वह अपने सदस्यों के मनोनयन में सभी संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सके। वेबल की भूल। वेबल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। इससे लीग और सुदृढ़ होकर उभरी, जिसका प्रमाण 1945 से 46 के चुनावों से मिल गया। वेबल के कदम से जिन्ना की स्थिति में भी अत्यधिक सुधार आया तथा इससे ब्रिटेन की चर्चिल के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया है और दूसरा चैप्टर हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह स्पेक्ट्रम का रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।